चलिए संविधान के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं और देखते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा कि संविधान क्या है और भारत को संविधान का ज़रूरत क्यों पड़ा। हमारा संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना दिया गया और हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन 395 अनुच्छेदों में से केवल 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 15 अनुच्छेदों को ही इस दिन लागू किया गया और शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, तो आखिर क्यों केवल 15 आर्टिकल यानी 15 अनुच्छेदों को ही 26 नवंबर 1949 ईस्वी को शामिल किया गया और संविधान के बाकी अनुच्छेदों को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को शामिल किया है। इसके पीछे का कारण मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ये घटना जो है दिसंबर 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने ही यानी कांग्रेस ने दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहली बार कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया, यानी पूरे भारत का मांग रखा गया कि पूरा भारत जो है अब हमारा होगा। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के इसी अधिवेशन में यह तय किया गया कि आने वाले, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे अधिवेशन हुआ था और इसी दिन तय किया गया कि आने वाले 26 जनवरी को, यानी कि दिसंबर 1929 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ और इस दिन यह लक्ष्य रखा गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, अच्छा एक और कल वाले वीडियो में हमने गलती से ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 बोल दिया है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो है भारत में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, लेकिन गलती से कल मैंने 26 जनवरी 1950 बोल दिया है, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो कांग्रेस के ये लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया और इसी दिन यह तय किया गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो वहाँ पे आपका आंसर 26 जनवरी 1930 होगा। गलती से कल मैंने 26 जनवरी 1950 बोल दिया था। अब ये देखते हैं, तो ये चूंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोग पहले ही स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे, तो ये दिन जो है हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और जबकि हम लोग को आज़ादी जो मिला वो मिला 15 अगस्त 1947 को, तो जो वास्तविक आज़ादी हम लोग को ओरिजिनल रूप से मिला वो मिला 15 अगस्त 1947 को। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में तो मनाते हैं, लेकिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो भारत में मनाया गया था वो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। तो हमारे लिए ये दिन तो मतलब कि महत्वपूर्ण है ही, साथ में जिस दिन पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो दिन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए
इस दिन को यादगार बनाने के लिए जो हमारा संविधान, चूंकि ये हम लोग तो इसको मतलब कि आगे पीछे कर नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, उस दिन इसके केवल 15 आर्टिकल यानी 15 अनुच्छेदों को ही ये लागू किया गया और बाकी शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही मनाया गया था और यह मनाने का निर्णय दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ पे 15 आर्टिकल कौन कौन से लागू हुए थे वो कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, वहां भी आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के 15 आर्टिकल जो है 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे समझिए, भारतीय संविधान को अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी तरह से कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके पहले भारतीय संविधान के कुछ हिस्सा लागू नहीं थे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को पूरी तरह से संविधान का निर्माण कर दिया गया, तो इसी दिन 15 अनुच्छेदों को 395 में से 15 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे लागू कर दिया गया। अब आते हैं कुछ और पॉइंट। भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और इस संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। यानी कि संविधान जिस दिन हमारा लागू हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा का अंतिम बैठक बुलाया गया और इसी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया, तो संविधान जिस दिन लागू हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और उसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसके ठीक 1 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, यह भी दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया और इसके ठीक 1 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। यानी कि चुनाव कराने के लिए जो निर्वाचन आयोग हमारे भारत देश में मौजूद है, उस निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है संविधान लागू होने से ठीक 1 दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को कर लिया गया और इसी दिन मतदाता के उम्र को 21 वर्ष का किया गया कि जो वोट डालने का जो उम्र होगा वो उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष किया गया कि यानी कि 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को ही वोट डालने का अधिकार 25 जनवरी 1950 को दिया गया। लेकिन 1989 ईस्वी में, जैसा कि मैंने कल बताया था कि संविधान जो है, भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। संसद के अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी आयोग भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है। तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग जिसके द्वारा इलेक्शन होता है, उस केंद्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। यानी कि संविधान जिस दिन हमारा लागू हुआ उसके 1 दिन पहले
केंद्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया और इसी दिन मतदाता के उम्र सीमा को 21 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 1989 ईस्वी में संविधान का एक संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। और 61वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि मतदाता का उम्र जो है वो 21 वर्ष न होकर 18 वर्ष होगा। तो देखिए, जब हमारा ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये इसी कारण से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ, इसी कारण से 25 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और इस समय जब इसका स्थापना हुआ था उस समय मतदाता के उम्र को 21 वर्ष किया गया था। लेकिन 1989 में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसे 61वां संविधान संशोधन कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा ही मतदाता के उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। यानी कि अब वर्तमान समय में मतदान करने का जो उम्र है वो 18 वर्ष है और वो 1989 के संशोधन द्वारा किया गया। इसके पहले 1950 से ऐसा नियम बनाया गया था कि मतदाता का उम्र जो है वो 21 वर्ष या उससे ज़्यादा होगा, लेकिन वर्तमान समय में 18 वर्ष या इससे ज़्यादा है। और वो संशोधन जो है 1989 का 61वां संविधान संशोधन, इसी के द्वारा मतदाता के उम्र को 21 से घटा के 18 किया गया। अब इसके अलावा हम लोग, तो ये आप याद रखिएगा कि 24 जनवरी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और इसके बाद संविधान सभा का कोई बैठक नहीं हुआ है। तो अंतिम बैठक हुआ और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक एक दिन बाद 25 जनवरी 1950 ईस्वी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। इसी वजह से हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी 1950 ईस्वी को मतदान करने का जो उम्र है उस उम्र सीमा को 21 वर्ष रखा गया। और इसके बाद 1989 ईस्वी में आकर एक संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन के जरिए मतदाता के उम्र को, यानी कि मतदान करने की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब हम लोग कल पढ़े थे, इसको थोड़ा सा, अब संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि संविधान जो है, वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग है, 465 के आसपास अनुच्छेद है और ये 12 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां क्या होती हैं। देखिए, संविधान जो है, जैसे आप किसी बुक को देखते हैं तो बुक में जैसे लेसन होता है, वैसा ही संविधान में, संविधान चूंकि एक बुक ही है तो इसलिए उस संविधान जो आपका भारतीय संविधान है उसमें लेसन वाइज जो है, जैसे लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, ऐसा करके संविधान के जो लेसन होते हैं उन्हीं लेसन को भाग कहा गया है। वर्तमान समय में संविधान के कुल 25 भाग हैं, यानी कि 25 गो संविधान में क्या है, लेसन है। अब जैसा कि हम लोग किसी भी लेसन को पढ़ते हैं तो उसमें छोटा छोटा पॉइंट होता है, ठीक है, उसी पॉइंट को इसमें अनुच्छेद कहा गया है। माने संविधान की भाषा में जो लेसन का छोटा छोटा पॉइंट होता है, जैसे एक लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो उस लेसन में जो जो पॉइंट पढ़ना होता है छोटा छोटा, उस पॉइंट को संविधान के भाषा में अनुच्छेद कहा गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं, संविधान का एक है भाग 2। इस भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, ठीक है।
तो नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं कि किसको नागरिकता देना है या किसको नागरिकता कैसे मिलेगा, जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी आर्टिकल को ऐसे एरो मार्क दे देकर, मतलब मान लीजिए नंबरिंग से उसको छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखा गया और उसी छोटे छोटे पॉइंट को कहा गया है अनुच्छेद। यानी कि संविधान के लेसन को भाग कहते हैं और उस लेसन में जो छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ना होता है उस पॉइंट को अनुच्छेद कहा जाता है। अब रह गया अनुसूची। तो वर्तमान समय में अनुच्छेद तो हो गया है, उसमें तो कानून बन गया है। अभी वर्तमान समय में अनुच्छेदों के अलावा जिस कानून को बनाया जाता है उसको शामिल किया जाता है अनुसूची में। ठीक है, प्रारंभ में अनुसूचियां 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों का संख्या जो है वो 8 से बढ़ गया है और 4 को एक्स्ट्रा अनुसूची जुट गया है, जिसके वजह से वर्तमान समय में अनुसूचियों का संख्या जो है वो 12 हो गया है। इस तरह से संविधान में कुल 25 को लेसन है। हालांकि ABCD अगर को छोड़ दिया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू में अभी भी 22 ही है। ठीक है, लेकिन ABCD को भी अगर इसमें ऐड कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो लेसन कुल कितने हुए? 25। अनुच्छेद जो है वर्तमान समय में अनुच्छेद जो है वो लगभग 465 के आसपास है। ठीक है, और अनुसूचियां जो है वर्तमान समय में ये 12 हैं। तो 25 गो लेसन है, उस लेसन में जो पॉइंट है वो लगभग 465 है। अलग अलग लेसन में अलग अलग पॉइंट है और अनुसूचियां जो है वर्तमान समय में 12 है। अब इसी 25 भाग को हम लोग जब पढ़ लेते हैं तो पूरा संविधान हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आइए हम आज एक लेसन यानी भाग 1 को खत्म कर देते हैं। संविधान का भाग 1 यानी कि संविधान का पहला लेसन। तो संविधान के भाग 1 यानी संविधान के पहले लेसन में क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है, आइए उसको हम लोग जानते हैं। संविधान के भाग फर्स्ट यानी कि संविधान के पहले अध्याय में भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र, संविधान के पहले अध्याय में यानी कि संविधान के भाग 1 में भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 1 से 4 तक अनुच्छेद लिखे गए हैं। यानी कि जो पहला लेसन है भाग 1 जो है हमारे संविधान का पहला अध्याय यानी कि भाग 1, भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है, यानी कि किसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोगों को पढ़ना है भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र। और इसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद को शामिल किया गया है। मतलब कि ये आपका पहला लेसन है और इस लेसन में हमको 4 पॉइंट पढ़ना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन चारों को एक साथ शामिल किया गया और एक भाग बना दिया गया और भाग का नाम रख दिया गया भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि भाग 1 में तो पता चल गया कि भाग 1 में क्या है, भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल की आर्टिकल 1 से 4 तक में लिखा किस चीज को गया है। तो देखिए अनुच्छेद 1, फिर अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इन चारों अनुच्छेदों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा भारत के संविधान का पहला अध्याय यानी कि भाग 1 जिसका नाम है भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 3 में क्या है और अनुच्छेद 4 में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन है। भारत राज्यों का एक संघ है। तो अनुच्छेद 1 में
यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये यूनियन शब्द का प्रयोग जो किया गया है इसका अर्थ क्या है। तो इसमें पूरी तरह से क्लियर लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। संघ कहने का मतलब यानी यूनियन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई राज्य, जैसे भारत में वर्तमान समय में 28 गो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत के संविधान के पहले अध्याय में पहला जो अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक यूनियन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत का कोई राज्य भारत से टूटकर अलग होना चाहता है तो वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी को कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के कोई भी राज्य अगर भारत से अलग होना चाहते हैं तो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ये हमारे संविधान में ही लिखा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एक होता है आपका परिसंघ, जिसको हम लोग फेडरेशन कहते हैं। एक होता है आपका संघ, इसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं, कॉन्फेडरेशन, इसको कहते हैं फेडरेशन। और एक होता है आपका ये भी संघ है, इसको कहते हैं यूनियन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें अंतर समझ लीजिए। एक होता है परिसंघ, मतलब कि कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। हालांकि फेडरेशन और यूनियन इन दोनों का हिंदी संघ ही होता है। तो अगर ऑप्शन में कहीं आए कि भारत राज्यों का संघ है कि यूनियन है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा यूनियन ऑप्शन लेने में, क्योंकि ये दोनों का हिंदी ही संघ ही होता है। परिसंघ जो होते हैं वो वैसे, इसमें परिसंघ में क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य जो है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर और थोड़ा थोड़ा सा पावर केंद्र को दे देते हैं और एक देश बना लेते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा पावर जो है राज्यों के पास रहता है, केंद्र सरकार के पास पावर ज़्यादा नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसमें से जब कोई राज्य चाहे कि टूट कर निकल जाए तो वो आसानी से टूट कर निकल सकता है। इसके अलावा संघ थोड़ा सा इसी का मतलब कि संशोधित रूप है। इसमें भी एक तरह से समझौता होता है, राज्यों के बीच समझौता होता है और समझौता कर कर एक देश बनाया जाता है। अगर उस समझौते को तोड़ दिया गया तो समझौते को तोड़कर और संघ से कोई भी राज्य आसानी से निकल सकता है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका जो है वो फेडरेशन है, यूनियन नहीं है। अमेरिका में वर्तमान समय में 50 गो राज्य है और उन 50 राज्यों में से कोई भी राज्य अगर चाहता है कि अलग हो जाए तो आसानी से समझौता को तोड़ करके अलग हो सकता है। लेकिन भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है। यूनियन का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी तरह से कोई राज्य अगर चाहता है कि वो भारत से अलग हो जाए तो भारत से अलग नहीं होगा, क्योंकि पूरा क्लियर यहाँ लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। संघ कहने का मतलब ये हुआ, यानी यूनियन कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी भारत का राज्य अगर भारत से अलग होना चाहता है तो टूटकर अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ से पहले आर्टिकल में, पहले अनुच्छेद में लिखा गया है पूरा क्लियर कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का कोई भी राज्य भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अंतर समझ गए। संघ जो होता है इसमें ज्यादा, देखिए संघ में ज्यादा पावर जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, राज्य सरकार के पास उतना पावर नहीं होता है। आगे हम लोग समझते हैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, जैसा कि कल ही आपको बताया गया था कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। बाकी किसी भी मतलब किसी भी आयोग के पास ये पावर नहीं है कि भारतीय संविधान में वो संशोधन कर दे। तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद राष्ट्रपति को के पूर्व सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकता है। अब यहां समझते हैं, देखिए अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है।
जबकि अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद राष्ट्रपति को के पूर्व सूचना पर, यानी राष्ट्रपति को पहले सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकता है, और ये शामिल करने का पावर केवल किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को पहले सूचना दे दिया जाएगा कि हम इस विदेशी राज्य को भारत में शामिल करने जा रहे हैं। ऐसा हुआ भी है। 16 मई 1975 ईस्वी को 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संशोधन के जरिए सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। उस समय भारत में 21 राज्य ही थे, तो उस समय 21 राज्य थे और 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया। तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर, यानी राष्ट्रपति को पहले सूचना देकर और किसी भी विदेशी राज्य को भारत में हम लोग शामिल कर सकते हैं, और वो शामिल करने का अधिकार जो है केवल किसके पास है? संसद के पास। और संसद को यह अधिकार देता है भारत का संविधान, और कौन से आर्टिकल के जरिए? तो वो है आर्टिकल 2, यानी कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर, यानी राष्ट्रपति को पहले सूचना देकर। ऐसा 16 मई 1975 ईस्वी को 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं हुआ करता था 1975 से पहले। तो ये था आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 1 में कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब ये हुआ कि भारत का कोई भी राज्य भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को यह पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल किया जा सकता है, और ऐसा सिक्किम को शामिल भी किया गया है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है, देखिए ये वाला जो है ये विदेशी राज्य को शामिल करना है, और आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर भारत के अंदर किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र, इस सब में परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि अनुच्छेद 3 जो है संसद को यह पावर देता है कि आप राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, यानी राष्ट्रपति को पहले सूचना दे करके, और भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बदल सकते हैं, उसका सीमा बदल सकते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा काट करके मतलब कि सीमा चेंज कर सकते हैं, और उसका क्षेत्र बदल सकते हैं। माने एक राज्य का कुछ हिस्सा काट करके और दूसरे राज्य को आप दे सकते हैं। ये शक्ति जो है ये संसद को देता है आर्टिकल 3। ठीक है, और आर्टिकल 4 जो है इसमें कहा गया है कि ये अनुच्छेद 2 और 3 का जो प्रावधान है, इसको आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का जो प्रावधान है उसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अब इसका मतलब थोड़ा सा क्या है ये समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, और ये भी हमारे संविधान में ही लिखा गया है। संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। इसी अनुच्छेद 368 में यह लिखा गया है कि संविधान में संशोधन का प्रक्रिया किस प्रकार का होगा और किस तरह से संविधान में संशोधन होगा। थोड़ा सा, हालांकि ये तो एक अलग लेसन है संविधान संशोधन, थोड़ा सा हम यहाँ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी संविधान का संशोधन जो होता है वो पहले बिल होता है, यानी कि अधिनियम होता है, और बाद में वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। जैसे आप लोग अभी रिसेंटली में देखे भी होंगे कि जो CAA है वो पहले CAB था, पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, बाद में जब ये पास हो गया तब CAA हो गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया।
तो बिल और एक्ट में क्या अंतर है थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। ये संसद का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। संसद जो है 3 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होते हैं इसमें राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो कोई भी बिल यानी प्रस्ताव पेश करना होता है तो या तो लोकसभा में जाएगा, नहीं तो राज्यसभा में जाएगा। तो मान लीजिए जैसे CAB आया, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको ले जाया जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में जो व्यक्ति होते हैं यानी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो लोग इस पर वोटिंग करेंगे, और अगर ये प्रस्ताव यानी अधिनियम यहां से पास हो जाएगा तब वो आएगा राज्यसभा में। राज्यसभा से भी पास अगर हो जाएगा तब हो जाएगा राष्ट्रपति के साथ, और तब फाइनली उस पर राष्ट्रपति अपना साइन करेंगे, और तब जाके वो जो अधिनियम था अब वो कानून बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अधिनियम कानून बनने के लिए 3 प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा। पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, और फिर उस पर राष्ट्रपति साइन करेंगे, और तब जाके फाइनली वो जो अधिनियम था वो कानून बनकर तैयार हो जाएगा। और यदि कोई अधिनियम जैसे लोकसभा में लाया गया और पास नहीं हुआ तो फिर आगे वो हटा दिया जाएगा और उसको वो कानून नहीं बन सकता है। तो संविधान में संशोधन करने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले लोकसभा में ले जाया जाएगा, फिर राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, और तब वो संविधान में संशोधन माना जाएगा। तो अनुच्छेद 368 में ये कहा गया है, ठीक है। इस तरह से संविधान में संशोधन होगा। लेकिन ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, इसमें जो प्रावधान है उसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। एक और बात समझ लीजिए कि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी अधिनियम कानून नहीं बनता है, ठीक है। राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी कानून बनेगा। लेकिन यहां पे कहा गया है कि यहां पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य हैं। मतलब कि यहां राष्ट्रपति अगर उनको मन कर रहा है कि साइन नहीं करेंगे तो बाध्य है, उनको साइन करना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पहले से ही यह लिखा गया है कि संसद राष्ट्रपति को पहले सूचना देगा और फिर संशोधन करेगा। तो चूंकि राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दिया जाता है, इस वजह से ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, इसमें जो संशोधन होगा उस संशोधन पर राष्ट्रपति जो है साइन करने के लिए बाध्य है। यानी कि इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दिया जाता है, ठीक है। अब यहां से एक और बात समझते हैं। ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जो संशोधन है ये साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत यानी कि साधारण बहुमत का मतलब ये हुआ कि 50% से अगर ज्यादा वोट मिल रहा है तो आसानी से ये दोनों संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था भाग 1। भाग 1 में 4 गो अनुच्छेद है, ठीक है। यानी कि भाग 1 लेसन है, और लेसन में आर्टिकल हैं 4, यानी 4 गो पॉइंट है। पहला कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। दैट मीन्स ये मतलब हुआ इसका कि राज्य जो है भारत का कोई भी राज्य भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह पावर है कि राष्ट्रपति को पहले सूचना देकर और किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह पावर है कि राष्ट्रपति को पहले सूचना देकर और भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसका नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। याद रखिएगा इसमें और राज्य के बिना अनुमति पर ही ये किया जा सकता है। मतलब किसी भी राज्य को अगर तोड़ना है तो केवल राज्य को बोल दिया जाता है। राज्य मतलब कि अगर अनुमति नहीं भी देता है तब भी संसद को यह पावर है कि उस राज्य को तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और चौथा कहता है कि तीसरा हो गया कि अंदर मतलब कि जितना भी भारत के राज्य हैं उनको उनका नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। और आर्टिकल 4 जो कहता है कि ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जो संशोधन हैं ये अनुच्छेद 368 के बाहर हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। मतलब राष्ट्रपति इस संशोधन को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दिया गया होता है। और जो अनुच्छेद 368 के अंदर संशोधन होगा यानी कि इसके जरिए जो संशोधन किया जाएगा
उस पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। वो चाहे तो अपना लौटा भी सकते हैं या पॉकेट वीटो का प्रयोग करके रख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था भाग 1 यानी संविधान का लेसन 1 जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।